दोस्तों फाइनली वी आर बैक विद नोवेल कास्ट और आज हम एक रिसेंटली पॉपुलर हॉरर रोमांटिक नोवेल द ब्राइड की कहानी को जानेंगे जिसे अली हेजलवुड लिखे हैं। आगे से मेरा प्लान रहेगा कि हम हर महीने एटलीस्ट 2 नोवेल कास्ट वीडियोस लेकर आते रहें, लेकिन यहाँ मुझे आप सभी की सजेशंस भी चाहिए। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे नोवेल कास्ट में सिर्फ हॉरर थ्रिलर नोवेल्स ही एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर हम दूसरे जॉनर में भी जा सकते हैं, लाइक फैंटेसी, फिक्शन वगैरह वगैरह। आप अपनी सजेशन कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, जहां एटलीस्ट 1000 कमेंट्स होने चाहिए ताकि मैं ठीक से डिसाइड कर सकूं। ऑल्सो मैं प्रोडक्ट सेक्शन में इस बुक को खरीदने का लिंक भी डाल दूंगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी शुरू होती है मिजरी से, जो कि हमारी नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। अब जितना अजीब मिजरी का नाम है उतनी ही अजीब मिजरी खुद है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो इंसानों के बीच रह रही है, एक टेक कंपनी में काम करती है और प्रिटेंड करती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन उसका ये कवर जल्द ही ब्लो हो जाता है जब वानिया, जो कि उसके पिता का हेड गार्ड है, वो अचानक प्रकट होता है। वानिया के आने से मिजरी के कोवर्कर्स बौखला जाते हैं और वानिया जिद करता है कि मिजरी को घर लौटना होगा। ऐसे में मिजरी को स्कॉट किया जाता है द नेस्ट की तरफ। अब द नेस्ट क्या है? वेल, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो वैम्पायर कम्युनिटी का घर है और जहां मिजरी का परिवार पीढ़ियों से राज कर रहा है। हेनरी को मिजरी का इंसान बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि एक नया चुना गया ह्यूमन गवर्नर कोलैटरल प्रोग्राम को खत्म करने का प्लान बना रहा है। अब ये कोलैटरल प्रोग्राम क्या है? वेल, ये एक शांति की पहल थी जिसमें वैम्पायर्स, ह्यूमंस और वेयरवुल्फ, जिन्हें हम वेयर्स कहेंगे थ्रू आउट द वीडियो, उनके बच्चों को आपस में एक्सचेंज किया जाता है ताकि हार्मनी बनी रहे। मिजरी खुद भी एक कोलैटरल रह चुकी है, मतलब इंसान से एक्सचेंज करी गई थी, इसीलिए वो इंसानों के बीच पली बढ़ी और इस एक्सपीरियंस ने उसे अपनी ही जाति से अलग थलग कर दिया था। तभी तो मिजरी के अंदर अपने पिता के लिए गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि हेनरी ने हमेशा अपनी कम्युनिटी को अपने बच्चों से ऊपर रखा। द नेस्ट में रहने के बजाय मिजरी चुपके से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भाग जाती है, जहां उसे ज्यादा एक्सेप्टेड फील होता है। उधर हेनरी को चिंता सता रही है कि ह्यूमंस और वेयरवुल्व्स के बीच बढ़ती नजदीक या आउट नंबर्ड वैम्पायर्स के लिए खतरा बन सकती है। इसका तोड़ निकालने के लिए वो सिंबलिक 1 साल की शादी का प्रस्ताव रखता है, मतलब एक वैम्पायर और नए चुने गए वेयरवुल्फ अल्फा के बीच। एक ऐसा वेयर अल्फा जो शांति चाहता है। इनफैक्ट हेनरी चाहता है कि मिजरी वो ब्राइड बने, मतलब वेयर अल्फा से उसकी शादी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मिजरी साफ मना कर देती है, स्पेसिफिकली तब तक जब तक हेनरी उस अल्फा का नाम रिवील नहीं करता। लेकिन यहाँ मिजरी की थोड़ी कुछ चलने वाली थी। अब हम आते हैं नोवेल के प्रोलॉग सेक्शन पे, जो सीधा मैरिज सीन से शुरू होता है। बेसिकली वैम्पायर्स और वेयर्स के बीच की जंग अब खत्म होने के करीब है और इसकी निशानी है ये सेरेमोनियल शादी। यहाँ मिजरी, जो कि वैम्पायर ब्राइड है, वो अभी तक अपने होने वाले दुल्हे से मिली भी नहीं है। जब वो तैयार हो रही होती है तो उसका स्टाइलिस्ट उसके पल्स पॉइंट्स पे ग्रीन टिंट लगाता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वेयर्स जो होते हैं वो रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हरे रंग की तरफ। मिजरी का स्नाकी भाई ओवेन उसका मजाक उड़ाता है, सेइंग कि हो सकता है वेयर्स मिजरी को समाप्त कर डाले। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि ओवेन बचपन में हमेशा मिजरी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता था, लेकिन अब उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। आगे मिजरी के पिता काउंसिलमैन हेनरी लार्क आते हैं और उसे मुस्कुराने का ऑर्डर देते हैं। मिजरी अपने कोलैटरल पोस्ट को याद करते हुए आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड सेरेना के अचानक गायब होने का चुपके से मातम मनाती है। खैर, सेरेमनी में मिजरी आखिरकार अपने ग्रूम से मिलती है। वो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग और पावरफुल बंदा था और उसकी आंखें पेल ग्रीन कलर की थी। जैसे ही वो मिजरी की सेंट इनहेल करता है, हवा में एक अजीब सा डेंजरस टेंशन भर जाता है। मिजरी लड़खड़ाती है और वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ ऐसा लग रहा था मानो वो मिजरी को अभी मार डालेगा। मिजरी उसके खून की तेज गंध से ओवरवेल्म्ड हो जाती है, जबकि आसपास खड़े लोग एक फाइट के लिए तैयार दिखते हैं। वो उसके कान में फुसफुसाता है, सवाल करता है कि उसकी स्मेल ऐसी क्यों है। एंड देन एक बहुत ही चार्ज्ड मोमेंट के बाद सेरेमनी फाइनली आगे बढ़ती है। तो सेरेमनी के बाद मिजरी भीड़ से खिसक लेती है थोड़ा अकेले वक्त बिताने के लिए। जल्दी ह्यूमन गवर्नर डेवनपोर्ट उसके पास आता है और अजीब तरह से उसके नाम के ओरिजिन के बारे में पूछता है। वैम्पायर कस्टम्स के बारे में डेवनपोर्ट के इग्नोरेंस मिजरी को सेरेना के बचपन की उस निराशा की याद दिलाती है जब मिजरी ने वैम्पायर्स के बारे में कई रोमांटिसाइज्ड मिथ्स को झुटलाया था। खैर, डेवनपोर्ट यहाँ एक बहुत बड़ी बात रिवील करता है, दैट वाज कि जैसे वैम्पायर्स की तरफ से मिजरी आई है एज कोलैटरल, वैसे ही वेयर्स की तरफ से भी कोई कोलैटरल गई है टू लिव विद वैम्पायर्स। और कोई नहीं बल्कि मिजरी के करंट हस्बैंड लोए मोलैंड की मेट है। ये खबर सुन के मिजरी काफी बेचैन हो जाती है और उसके मन में कई थॉट्स आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोवे और उसके एडवाइजर
सोल्जर्स को सेंट रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करते सुनती है, जिससे उसे लगता है कि लोवे उसे रिपल्सिव यानी बेकार समझता है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब एक वैम्पायर और एक वेयर बच्चे के बीच झगड़ा हो जाता है। उनके पेरेंट्स भी आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन लोवे बीच में आकर शांति से सिचुएशन को संभाल लेता है। बाद में एक शांत कोने में वो मिजरी की प्रेजेंस सेंस कर लेता है और उसे पुकारता है, जिसके बाद उनका एक ऑकवर्ड सा फर्स्ट डांस होता है। मिजरी उसके खून की स्ट्रॉन्ग सेंट की तरफ खींची चली जाती है, जबकि लोवे की आंखों की पुतलियां उसे देखते हुए फैल जाती हैं, मतलब प्यूपिल्स का डायलेट होना। लोवे मिजरी से सीधा पूछता है कि क्या उसके पिता उससे नफरत करते हैं। ये इसलिए क्योंकि लोवे के लिए मिजरी का स्टेटस समझना जरूरी है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। वो रिवील करता है कि उसे मिजरी के ह्यूमन कोलैटरल होने और उस पर हुए पास्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बारे में पता है, और ये जानकर मिजरी काइंड ऑफ स्टन्ड रह जाती है। तभी अचानक एक वेटर के भेस में एक आदमी मिजरी को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन लोवे उस खंजर को मिजरी के गले के कुछ इंचेस दूर ही रोक लेता है। ऐसे में लोवे इंजर्ड होता है, उसके शरीर से हरा महकता हुआ खून बहने लगता है। वो मिजरी से कहता है कि अगले 1 साल तक उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, और वहां से चला जाता है। खैर आगे हम जान पाते हैं कि मिजरी खुद को धूप से बचाने के लिए क्लोजेट में सोती है, लेकिन एक दिन आफ्टरनून में उसे एना जगाती है, जो कि लोवे की अनाथ बहन है। एना अपनी करंट गार्डियन जूनो के बारे में कंप्लेन करती है, जो एक सख्त और चिड़चिड़ी वेयर है। मिजरी जूनो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जूनो मिजरी को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। अभी मिजरी को बेड के नीचे सेरेना की बिल्ली दिखती है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वैम्पायर्स यूजुअली जानवरों से दूर रहते हैं, लेकिन सेरेना के गायब होने के बाद मिजरी को उस बिल्ली की देखभाल करने की स्ट्रॉन्ग जरूरत महसूस हुई थी। अथॉरिटीज सेरेना को ढूंढने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, खास करके तब जब मिजरी ने एडमिट किया कि सेरेना के गायब होने से पहले उनके बीच लड़ाई हुई थी। अपना सामान सॉर्ट करते हुए मिजरी को उनके शेयर्ड सीक्रेट लैंग्वेज में एक छुपा हुआ क्लू मिलता है। बेसिकली सेरेना के प्लान में लिखा था L.E. मोरलैंड। इसी वजह से उसने लोवे मोरलैंड से शादी की थी, मतलब ताकि वो सेरेना के बारे में और जान सके, वो कहाँ गायब हुई है और इससे मोरलैंड का क्या संबंध है। टॉकिंग अबाउट लोवे, वेल उसका लेक साइड घर बहुत खूबसूरत है, धूप से भरा हुआ है और सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। मिजरी वेयर्स से भी वैसी ही दुश्मनी एक्सपेक्ट करती है जैसी उसी ह्यूमन से मिली थी, लेकिन वेयर्स अलग है। उसका पहला वेयर एक्वेंटेंस एलेक्स उसके आसपास नर्वस रहता है और मिजरी उसे चिढ़ाती रहती है, सेइंग कि मुझे खून पीने की जरूरत है, इंप्लाइंग कि वो उसका शिकार बनाएगी। मतलब ये बस एक जोक है। अब एलेक्स और मिजरी आगे बॉन्ड करते हैं, क्योंकि एलेक्स थोड़ा टेक गाय था इन वेयरवुल्फ कम्युनिटी, और हम जानते हैं कि मिजरी भी ह्यूमंस के साथ टेक इंडस्ट्री में ही काम करती थी। तो हाँ, एक तरह से दोनों कोडर्स हुए और इसी कॉन्वर्सेशन से दोनों बॉन्ड करते हैं। खैर एलेक्स मिजरी के साथ वेयर हायरार्की और लोवे के इन्फ्लुएंस के बारे में इनसाइट्स शेयर करता है। बदले में मिजरी इस मिथ को झुठलाती है कि वैम्पायर शमगादड़ में बदल सकते हैं, मतलब नहीं बदल सकते हैं, यही बात वो बताती है। वो सेरेना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। बाद में मिजरी इंटरनेट पे लोवे के बारे में थोड़ा और सर्च करती है और उसे वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक चीज उसके हाथ लगती है, और वो ये कि लोवे उस डिप्लोमेटिक इवेंट में एक्सपेक्टेड था जिसमें सेरेना गायब होने वाली रात गई थी। खैर आगे मैक्स नाम का एक वेयर मिजरी को कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि कैसे लोवे दुश्मनों से अलायंस कर रहा है, और इसके बाद मैक्स मिजरी पे काइंड ऑफ हमला कर देता है। मिजरी अपना बचाव करती है, लेकिन लोवे अचानक से कहीं से प्रकट होता है और मिजरी को दीवार से पिन कर देता है। लोवे पहले यह सुनिश्चित करता है कि मैक्स ठीक है, जबकि दूसरे वेयर्स मिजरी के ऊपर मैक्स पर अटैक करने का इल्जाम लगाते हैं। लोवे यहाँ मिजरी को अपने ऑफिस में ले जाता है एंड देन वो मिजरी से पूछता है कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब जैसे ही मिजरी सब एक्सप्लेन करने वाली होती है, जूनो वहां आती है और वो मिजरी पे झूठा इल्जाम लगाती है, सेइंग कि मिजरी लॉयल्स के साथ काम कर रही है। मिजरी को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और वो अपनी बेगुनाही पे अड़ी रहती है। जब जूनो चली जाती है तो मिजरी और लोवे के बीच कमरे में एक तनाव भरी शांति छा जाती है। टेंशन तोड़ने की कोशिश में मिजरी सरकास्टिकली अपने लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस का जिक्र करती है और कन्फेस करती है कि उसे एना कितनी पसंद है। लोवे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था और इसीलिए वो मिजरी को बिहेव करने को कहता है। ना चाहते हुए मिजरी उसके अल्फा पावर का वजन महसूस करती है और एक पल के लिए उसकी बात मानना भी चाहती है। जाते वक्त वो लोवे को उसका सेंट इनहेल करते हुए देखती है, जहां लोवे के एक्सप्रेशंस अजीब थे। इस घटना के बाद मिजरी को हमेशा स्कॉट किया जाता है और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है, जिससे उसे लोवे के साथ अकेले बहुत कम वक्त मिलता है। मिक नाम का एक बुजुर्ग वेयर गार्ड ही इकलौता था जो मिजरी की तरफ काइंडनेस दिखाता था। वैसे मिजरी यहाँ अपने भाई ओवेन को कॉल किया करती थी, जिसे मिक ओवरसी करता था। इस कॉल पे ओवेन और मिजरी वैम्पायर लैंग्वेज में बात करते थे और कहीं ना कहीं इससे मिजरी ओवेन के प्रति नई क्लोजनेस फील कर पा रही थी। अब कॉल्स के थ्रू ही ओवेन मिजरी को इन्फॉर्म कर देता है कि उसे सेरेना के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। खैर आगे एना मिजरी को सरप्राइज करती है। कैसे? वेल छत से खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आके एना यहाँ मिजरी का नाम गलत प्रोनाउंस करती है और उसके कंप्यूटर पे खेलने के लिए पूछती है। मिजरी भी एना के लिए गेम कोड कर देती है ताकि एना खेल सके एंड मिजरी वाज सरप्राइज्ड क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एना की कंपनी अच्छी लग रही थी। इसी वल्नरेबल मोमेंट में मिजरी एना के सामने सेरेना के गायब होने वाली बात रिवील कर देती है। ये सुन के एना सजेस्ट करती है कि शायद उसका भाई लोवे मिजरी की
हेल्प कर सकता है। अब एना यहाँ रिवील करती है कि लोवे को इंसोम्निया है, जिस वजह से वो रात को सो नहीं पाता। इनफैक्ट फिलहाल वो लॉयल से कुछ इश्यूज को डिस्कस करने बाहर गया हुआ है। अब जैसे ही मिजरी को पता लगता है कि लोवे फिलहाल अपने कमरे में नहीं है, तो वो एक हेयर पिन की मदद से लोवे के कमरे में घुस जाती है, मतलब लॉक को खोल के। यहाँ मिजरी को इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स दिखती हैं, साथ ही यहाँ मिजरी को अपने चेहरे का एक स्केच भी दिखता है। इससे मिजरी थोड़ा अनसेटल होती है, लेकिन छानबीन के बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है और मिजरी के यहाँ ज्यादा कुछ लगता नहीं। अब अगले दिन मिजरी अपनी खिड़की से एक बारबेक्यू देखती है। देन वो लोए को देख के इस बात के लिए मन ही मन उसे अप्रिशिएट करती है कि कैसे लोए अपने पैक के साथ नेचुरली वे में इजीली इंटरैक्ट करता है। तभी मिजरी का ध्यान मैक्स पे जाता है, जो कि एना को जंगल में ले जा रहा था। ये देख मिजरी से रहा नहीं जाता और धूप होने के बावजूद मिजरी इनके पीछे नंगे पांव जाती है। वो मैक्स को कन्फ्रंट करती है और जब मैक्स एना को नीचे रखने से मना कर देता है तो मिजरी उस पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले मिजरी कोई अटैक लैंड कर पाती, उस जगह पे वेयर्स आके उसे घेर लेते हैं। यहाँ से राइटिंग शिफ्ट होती है, हम समझ पाते हैं कि दरअसल वेयर्स ने मैक्स के लिए ये काइंड ऑफ एक ट्रैप बनाया था, जो कि मिजरी के बीच में आने से खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्लान्ड बेट था जिसमें उनका प्लान मैक्स के साथियों को पकड़ने का था, लेकिन एना को बचाने के चक्कर में मिजरी बीच में आ गई और सारा प्लान खराब हो गया। अब मैक्स यहाँ ये नहीं बताता कि उसे किडनैप करने के लिए किसने भेजा था। इनफैक्ट मैक्स लोए से कहता है कि लोए असली अल्फा नहीं है। ये सब लोग मैक्स से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मिजरी इंटरवीन करती है। वो मैक्स को थ्रॉल में डालकर हिप्नोटाइज करने का ऑफर देती है। जब लोए पूछता है कि वो क्यों मदद करेगी तो मिजरी कहती है कि उसे एना की परवाह है। लोए मिजरी को थ्रॉल यूज करने देता है, लेकिन इससे पहले कि मैक्स को इन्फॉर्मेशन दे, लोए मिजरी को कमरे से जाने को कहता है। मिक मिजरी को बताता है कि लोए को पता है कि मैक्स ने कॉरिडोर में पहले उस पर अटैक किया था। लोए ने यह बात इसलिए नहीं बताई ताकि मैक्स को लगे कि वो फिर से ये हरकत करने के लिए फ्री है, मतलब मैक्स को किसी पे शक नहीं है, तभी तो वो लोग मैक्स को ट्रैप करेंगे। एनीवेज, तो जब सब मैक्स को हैंडल करने में बिजी होते हैं तो मिजरी लोए के ऑफिस और कंप्यूटर में ब्रेक इन करती है। लेकिन इससे पहले मिजरी को कुछ काम की इन्फो मिलती, वहां एक वुल्फ आ जाता है जो कि मिजरी पे गुर्रा रहा था। ये एक्चुअली लोए का सेकंड इन कमांड गाय था जिसका नाम था कैल, और वही मतलब वेयरवुल्फ बना हुआ था। और तभी लोए वहां के कैल को काम डाउन करने कहता है। एक्चुअली लोए को पहले से पता था कि मिजरी जरूर उसके कंप्यूटर वगैरह के साथ छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि पिछली बार जब मिजरी लोए के कमरे में आई थी तो वो जो कुछ भी टच करी थी सब पे उसका सेंट रह गया था, जिससे लोए को मिजरी की हरकतों का आइडिया लग गया था। लोए यहाँ एलेक्स को बुलाता है ये पता लगवाने कि आखिर मिजरी लोए के कंप्यूटर में क्या चेक कर रही थी। एलेक्स रिवील करता है कि मिजरी कंप्यूटर पे सीरीन पेरिस का नाम सर्च करी है, देन एक न्यूज़पेपर का नाम भी सर्च करी है। इस पॉइंट पे लोए मिजरी पे डर को स्मेल कर पाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शायद लोए सरीन नाम से वाकिफ नहीं था। लोए मिजरी को डराता है saying कि अगर वो ईमानदार नहीं हुई तो वो पैक्ट तोड़ देगा और उसे मार डालेगा। इसी दौरान जब लोए मिजरी की तरफ झुकता है तो ना चाहते हुए भी मिजरी उसकी खून से अट्रैक्ट होती है। आगे मिजरी लोए को सरीना के बारे में बताती है और कैसे उसने सरीना को ढूंढने के लिए शादी के लिए हाँ की थी। तभी इन्हें एना इंटरप्ट करती है जो एक बेड टाइम स्टोरी चाहती थी। लोए यहाँ एना को लिलियाना ईस्टर मूरलैंड कहता है और इस पॉइंट पे मिजरी को एहसास होता है कि सरीना के प्लानर में नाम शायद एना का था, लोए का नहीं। खैर, तो आगे लोए और मिजरी ये डिस्कस करते हैं कि आखिर सरीना क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ लोए मिजरी पे भरोसा करने का फैसला करता है। वो बताता है कि एना हाफ वेयर और हाफ ह्यूमन है, जो कि इम्पॉसिबल माना जाता है। लोए ये भी बताता है कि पुराना अल्फा रॉस्को एक्चुअली में लोए की माँ और बाकियों को इंजर किया था। ना ये रॉस्को वाली इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लोए का शक था कि रॉस्को का सेकंड इन कमांड और उसके दोस्त ही लोए की टेरिटरी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे लोए को अपने सेकंड्स और अपने दोस्तों पे शक नहीं है क्योंकि लोए सभी की फीलिंग्स में चेंज को स्मेल कर सकता है। अब इसके बाद लोए मिजरी और एलेक्स को वेयर टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सेस देता है ताकि ये दोनों लोए की मदद कर सके। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मिजरी पीनट बटर खाती है, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर लोए। क्यों? क्योंकि मिथ्स के हिसाब से वैम्पायर सिर्फ खून पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो आगे मिजरी जूनो से मिलती है और जूनो काफी सॉरी फील करती है मिजरी को गलत समझने के लिए। वो बताती है कि लोए बेचारा तो कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं पाया, उसको मजबूरी में पुराने अल्फा को टाइम से पहले ही चैलेंज करना पड़ा। यहाँ मिजरी उसे गैबी के बारे में पूछती है। गैबी वही जो कि कोलैटरल है और सपोजेडली लोवे की मेट है। ये सुन के जूनो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, मतलब गैबी तो मेट नहीं है, ऐसा फीलिंग था। और यहाँ भी उसके दिमाग में घंटी बजती है कि क्या गैबी सच में लोए की मेट है या नहीं है, मतलब डेवनपोर्ट झूठ बोला था। इसके बारे में हमें आगे और भी पता चल ही जाएगा। खैर, कहानी आगे बढ़ के फुल मून से 3 रात पहले की आती है जब मिक मिजरी से कहता है कि घर से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स फुल मून के समय वेयरवुल्व्स कन्वर्ट होते हैं जो कि मिजरी के लिए खतरनाक हो सकता है। ना फुल मून वाली रात एना मिजरी से मिलने आती है और एना यहाँ उदास होती है क्योंकि लोवे वहां नहीं है और वो बाकी लोगों के साथ शिफ्ट भी नहीं कर सकती। मिजरी उसको बेटर फील कराती है, देन मिजरी अपने तकिए के नीचे चाकू रख के सोती है ताकि वो खुद को और एना को प्रोटेक्ट कर सके। खैर, तो कुछ समय बाद लोए रिटर्न करता है और वो मिजरी को जगाता है। लोए बताता है कि वो ह्यूमंस और मिजरी
मिजरी के पिता से मिलने गया था और यहाँ बहस छिड़ जाती है कि एना यूनिटी का सिंबल बनेगी या फिर खतरा। इसी बीच लोए मिजरी से प्राइवेटली कहता है कि अगली बार मिजरी को शार्पन नाइफ ढूंढना चाहिए। अब अगले कुछ दिनों में पैक का बिहेवियर मिजरी के लिए एकदम पॉजिटिव हो जाता है और देखा जाए तो वैम्पायर के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। आगे मिजरी अपने पहले पैक डिनर पे होती है जहां वो खाने का नाटक कर रही होती है, तभी एना को पता चलता है कि मिजरी को अपना बर्थडे ही नहीं पता। बस एना जिद पकड़ लेती है कि ये लोग वीकेंड पे पार्टी करेंगे। मिजरी ये भी सुनती है कि मिक और लोवे बहस कर रहे हैं क्योंकि लोवे अकेले एमरी से मिलने जा रहा है। ये एमरी वही पुराने अल्फा की बीवी है और इनको लगता है कि सारे दंगों के पीछे इसी का हाथ है, मतलब उन्हीं लोगों का। उन्हीं को लॉयल्स भी कह रहे हैं हम लोग यहाँ। उसी रात मिजरी सीधा लोवे को सरप्राइज करती है छत पे, यानी उस जगह पे जाके जहाँ लोवे अकेला रहता है। वो लोवे से कहती है कि लोवे उसे भी एमरी से मिलने लेके साथ चले ताकि मिजरी वहां कंप्यूटर सर्विलेंस सेट कर पाएगी। यहाँ लोवे मिजरी से कन्फेस करता है कि उसे इंसोम्निया है, यानी वो सो नहीं पाता है। इस पॉइंट पे लोवे मिजरी को काफी कुछ बताने लगता है, लाइक एना को पालने के बारे में, देन कैसे वो ज्यूरिक में आर्किटेक्ट था लेकिन उसे अपना करियर अचानक छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे पैक की जिम्मेदारी लेनी थी। पैक की जिम्मेदारी इसलिए लेनी पड़ गई अर्ली क्योंकि पुराना जो अल्फा था वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गया था। लोवे यहाँ अपने पैक के बारे में बात करते हुए मिक का जिक्र करता है जिसका मेट और बेटा मर गया था। लोवे कहता है कि मिक से हमेशा दुख की स्मेल आती है। बातों बातों में लोवे यहाँ मिजरी से कहता है कि मिजरी अपने फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना, उसे छुपाना बंद कर दे। मिजरी को खुशी होती है कि कम से कम उसे लोवे के सामने तो प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। वो बताती है कि सरीना के गायब होने से पहले उसका और सरीना का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सरीना चाहती थी कि मिजरी अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले और कुछ और चीजों की भी परवाह करे क्योंकि मिजरी अपनी लाइफ अकेले सरीना के लिए ही जी रही थी। एनीवेज कुछ देर बाद मिजरी लोवे से पूछती है कि ये मेट क्या होता है, क्योंकि याद है ना उसको अभी भी लगता है कि गैबी ही उसकी मेट है। लोवे कहता है हर कपल मेट्स नहीं होते और मेट बनने से प्राणी बायोलॉजिकली बदल जाते हैं। जो वेयर बाइट वो शेयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है और कभी कभी फीलिंग्स दोनों तरफ से सेम नहीं होती। अब ये सुनकर मिजरी सोचती है कि शायद लोवे की जो मेट गैबी है वो उसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो डिसाइड करती है कि उसे लोवे के लिए वहां होना चाहिए और उसके ट्रिप के साथ जाने का ऑफर देती है। लोवे कहता है कि अगर तुम साथ आओगी तो शक दूर करने के लिए तुम्हें मार्क करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, लोवे और मिजरी अगले दिन प्राइवेट प्लेन में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं। लोवे कहता है कि मिजरी से उसकी स्मेल आनी चाहिए ताकि बाकी वेयर्स को यकीन हो जाए कि वो उसके साथ है। जब प्लेन लैंड होता है तो लोवे मिजरी से परमिशन मांगता है। किस चीज की परमिशन? वेल, मार्किंग रिचुअल करने के लिए। बेसिकली लोवे यहाँ धीरे धीरे मिजरी के पल्स पॉइंट्स पे किस करता है, देन दांत लगाता है वगैरह वगैरह, इंटीमेट होता है बेसिकली। मिजरी अपने सेंट के लिए सॉरी बोलती है पर लोवे यहाँ कन्फेस करता है कि उसको तो वही पसंद है। और ये जो इंटीमेट मोमेंट होता है ना मार्किंग का, इससे दोनों और करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो प्लेन के बाहर अपने होस्ट से मिलते हैं और उन्हें एमरी के घर ले जाया जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एमरी का बिहेवियर तो अच्छा होता है पर गार्ड्स फुल टेंस मोड में थे। देन यहाँ पे एक ऑकवर्ड सा डिनर होने लगता है और पूरे डिनर के टाइम लोवे मिजरी पे हाथ रखे रहता है। बाद में अपने कमरे में मिजरी बग्स चेक करती है ताकि इन्हें किसी भी तरह से ट्रैक नहीं किया जा रहा हो। यहाँ लोवे इंसिस्ट करता है कि मिजरी उसके सामने फीड करे, मतलब कि खून पिए, और जब मिजरी ऐसा करती है तो वो देखता रह जाता है कि ब्लड बैग से फीड करने के बाद मिजरी कितनी फ्लश्ड और जिंदा लग रही है। मिजरी भी नोटिस करती है कि अब वो लोवे को ज्यादा क्लियरली स्मेल कर सकती है। मिजरी को उनकी पुरानी बातें याद आती है और सोचती है कि लोवे जिसे भी चुनता है वो उसके साथ होकर खुश क्यों नहीं होगा। लोवे से कहता है कि उसकी मेट उसे जितना भी अटेंशन दे वो उतने में ही खुश रहेगा, पर वो अपने मेट से कभी कुछ लेगा नहीं, खास करके उसकी आजादी, क्योंकि बहुत लोगों ने उससे वही छीना है। मिजरी को समझ नहीं आता कि लोवे उसके बारे में ही बात कर रहा था, गैबी के बारे में नहीं। अब उस लोवे कहता है कि वो सो नहीं पाएगा तो मिजरी हेल्प ऑफर करती है। वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है और उसे रिलैक्स फील करवाती है, जिससे थोड़ी देर में लोवे एक्चुअली में सो जाता है। खैर तो अगले दिन लोवे मिजरी को शाम का प्लान बताता है। कोएन, एक फैमिली फ्रेंड, उन्हें टाइम देगा एमरी के ऑफिस में डिवाइस प्लांट करने के लिए। लोवे का दोस्त कोएन मिजरी को वेलकम करके सरप्राइज कर देता है, पर बंदा थोड़ा ओपिनियनेटेड और मुंहफट टाइप का इंसान था। डिनर पे लोवे रिवील करता है कि वो नए ह्यूमन गवर्नर से मिल रहा है और एक अलायंस बन रही है। इसी बात पे यानी कि अलायंस को लेके उसके और एमरी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि एमरी का मानना था कि ये मरे हुए वेयर्स की यादों का डिसरिस्पेक्ट है। कोएन, जिसकी जमीन ह्यूमंस के बॉर्डर पे है, वो कहता है कि उसे कोई चिंता नहीं है। जब वैम्पायर्स के बारे में कुछ गलत कहा जाता है तो लोवे मिजरी से पूछता है कि तुम्हें फीड करना है क्या। ये उनके जाने का सिग्नल होता है, क्योंकि मिजरी के फीड करने से बाकी वेयर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब उनको अब जाना होगा। लोवे इंप्रेस हो जाता है मिजरी की स्किल देखकर जब वो हेयर पिन से एमरी का ऑफिस लॉक तोड़ देती है। लोवे मिजरी की सेंट छुपाता है और तब तक वो एमरी का कंप्यूटर बग करती है। सॉफ्टवेयर रन हो ही रहा होता है कि गार्ड्स के आने की आवाज आती है। ऐसे में मिजरी कहती है कि हमें किस करना पड़ेगा और लोवे इंसिस्ट करता है कि वो एक्चुअली उससे फीड करे, मतलब मिजरी लोवे से फीड करे, उसकी खून को पिए। वैसे मिजरी ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, पर लोवे वाज लाइक कि गार्ड्स को स्मेल आ जाएगी अगर तुम ऐसा नहीं करती हो। बस फिर क्या था, मिजरी लोवे से फीड करना शुरू करती है और ये बाइट उसे एकदम नेचुरल फील होती है। इनफैक्ट लोवे का खून कुछ ऐसा होता है जो मिजरी ने पहले
कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे हल्की सी गार्ड्स के जाने की आवाज आती है, पर वो इतनी टर्न्ड ऑन और लोए में खोई हुई होती है कि इस बात की टेंशन ही नहीं लेती। एक पॉइंट पे जाके वो रुकने लगती है, पर लोए कहता है कि और खून पियो, मतलब और लो। दोनों को रियलाइज होता है कि ये फीडिंग का एक्ट बहुत इंटीमेट हो गया था और वो दोनों एक्चुअली में एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिजरी सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना इंटीमेट होगा। ऑफ कोर्स लोए भी टर्न्ड ऑन होता है और कहता है कि उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। मिजरी चेक करती है कि उसका टेक डाउनलोड हो गया है और वो यूएसबी छिपा देती है। अभी एमरी और कोइन अंदर आते हैं, उन्हें साथ देख लेते हैं। एमरी को तो इससे घिन आती है, पर कोइन को मजा आ रहा होता है। अब एमरी के लिए ये चीज बहुत डिस्गस्टिंग थी, इसलिए वो चली जाती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो कुछ सस्पेक्ट नहीं करती। अब कोइन यहाँ लोए से कहता है कि कैल, जो कि लोए का सेकंड इन कमांड है, वो बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते लोए और मिजरी फौरन घर की ओर निकल जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एना बहुत बीमार है और ये ऐसी बीमारी थी जिसे वेयर वाले डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। मिजरी और लोए दोनों उसके साथ लेटे रहते हैं जब तक वो सो नहीं जाती। मिजरी को लगता है कि उसे पता है क्या प्रॉब्लम है और वो ह्यूमन ड्रग सजेस्ट करती है, ना कि उसे ह्यूमन डॉक्टर के पास ले जाने को। जूनो भी कहती है कि हाँ, हमें मिजरी पे भरोसा करना चाहिए और लोए ह्यूमन ट्रेनिटी में जाता है दवाई लेने। तो दवाई वगैरह लेने के बाद जब लोग दवाई के असर होने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब मिजरी एलेक्स को एमरी के ऑफिस से ट्रांसमिशन को मॉनिटर करते हुए देखती है। मतलब सेटअप वगैरह काम इन्होंने अच्छा किया था। मिजरी झूठ बोलती है कि लोए चाहता है कि वो उन ह्यूमंस की लिस्ट ढूंढे जो ह्यूमन वेयर ब्यूरो में काम करते थे। असल में तो वो उस आदमी को ढूंढना चाहती थी जो शायद एना का बाप हो। तभी तो एना मिक्स्ड है, मतलब हाफ ह्यूमन और हाफ वेयर है। अब एलेक्स को अचानक रियलाइज होता है कि मिजरी से लोए की स्मेल आ रही है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। खैर, इस पॉइंट पे दवाई एना पे काम कर जाती है और सब चैन की सांस लेते हैं। अब अगले दिन मिजरी कैजुअली अपने भाई ओवेन से किसी पे फीड करने के डिटेल्स को पूछती है। ये सुनते ओवेन समझ जाता है और हैरान होता है कि लोए ने इसकी परमिशन दे दी, क्योंकि वेयर्स में ये एक्ट ट्रेडिशनली अपमान माना जाता है। वो मिजरी को क्वेश्चन करता है कि मिजरी जो फीड की है लोवे पे, ये बात वो किसी और को ना बताए, खास करके अपने पापा को। वो कहता है कि जिंदा सोसे से फीड करना इंटीमेट से भी बढ़कर है और ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं, बल्कि इस एक्सचेंज के बायोलॉजिकल और हार्मोनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो दोनों पार्टिसिपेंट्स में बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि वैम्पायर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो फीडिंग से बना बॉन्ड स्पीसीज के लिए बुरा है। मिजरी ये सब इग्नोर कर देती है और कॉल को खत्म करती है। वहीं लोए मिजरी को ढूंढता हुआ आता है और पूछता है कि वो एना के बाप को क्यों ढूंढ रही है और उसे लगता है कि अच्छा आइडिया है। मिजरी उनके बीच जो फिजिकली हुआ उसके बारे में बात करना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती। किचन में उनके बीच एक इंटीमेट मोमेंट भी होता है। मिजरी कहती है कि उसे डर लग रहा है कि वो चीजों को गलत समझ रही है, क्योंकि लोए की तो पहले से मेट है। अब जैसे ही मिजरी उसे किस करने वाली होती है, मतलब जो उसका पहला किस होगा एक्चुअली में, तभी उसे तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। लोए शॉक में आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि मिजरी को एक्चुअली किसी ने पॉइजन किया है। मिजरी दर्द में कभी होश में आ रही थी, कभी होश खो दे रही थी और इसी प्रक्रिया के बीच वो लोए और डॉक्टर को डिस्कस करते हुए सुनती है कि उसकी वैम्पायर बॉडी जहर से कैसे डील करेगी। वो सुनती है कि लोए उसके पास से हटने से मना कर देता है और एना को किसी सीक्रेट जगह ले जाने का डिसाइड करता है। मिजरी कमजोर हालत में उठती है, पर अचानक उसे आराम मिल जाता है। वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा भेड़िया यानी कि वुल्फ होता है, एंड ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि लोए है। लोए उसके पास आकर उसे अंदर क्लोजेट में ले जाता है और वो उसके साथ कर्ल अप करके सो जाती है। अब इस पॉइंट तक मिजरी को एहसास होने लगता है कि वो लोए की परवाह करती है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इसके बाद मिजरी लोए को लिविंग रूम में अपने सेकंड इन कमांड यानी हेल्पर से बात करते हुए सुन पाती है। लोए उसकी स्मेल ले लेता है और सबको जाने को कहता है। वो मिजरी को बताता है कि वो पिछले 5 दिन से सो रही थी। इनफैक्ट जब तक मिजरी इस तरह के प्रॉब्लम में थी, तो यहाँ तो वैम्पायर्स के साथ जंग होते होते बची है, क्योंकि कोलैटरल्स के मरने से बुरी तरह से जंग छिड़ सकती है। मिजरी को चिंता होती है कि जहर एना के लिए था, लेकिन लोए कहता है कि एमरी की तरफ से कोई इशारा नहीं था। वो मिजरी को छुपाना चाहता था क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पॉइंट पे बात करते हुए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। अभी अचानक ओवेन का फोन आता है जो इंसिस्ट करता है कि मिजरी घर आए। ओवेन समझ जाता है कि लोए और मिजरी का अब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है और इस बात पे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था, जिससे वो शो भी करता है। वो मिजरी को बताता है कि किसी ने सेरेना के अपार्टमेंट में घुसपैठ की है और इस बारे में वो मिलकर बात करना चाहता है। अब ओवेन से मिलने जाने से पहले एलेक्स के पास इनके लिए कुछ खबर होती है। एलेक्स बताता है कि उसे सेरेना के साथ एक कनेक्शन मिला है। वो थॉमस जलाकास नाम के आदमी का इंटरव्यू करने वाली थी, जो पास्ट में ह्यूमन वेयर ब्यूरो का हिस्सा था। लो और मिजरी अंदाजा लगाते हैं कि जलाकास ही एना का बाप है, क्योंकि फोटो में वो एना जैसा दिख रहा था। उन्हें पता चलता है कि सेरेना के गायब होने के 2 हफ्ते बाद ही जलाकास एक कार एक्सीडेंट में समाप्त हो गया था। लो यहाँ मिजरी को कंसोल करता और कहता है कि इन सब का ये मतलब नहीं है कि सेरेना मर गई है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अब तक जिंदा हो। वो रीजन देता है कि जिसने भी जलाकास को मारा उसके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो इस एक्ट को एक्सीडेंट दिखा सके और शायद सेरेना के साथ भी वैसा ही किया होगा, मतलब मारा नहीं होगा
रखा होगा अपने पास कहीं छुपा के। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में डेवनपोर्ट यानी कि जो कि एक्स गवर्नर है उससे पूछेंगे। खैर तो आगे मिजरी और लोवे डेवनपोर्ट के लिए क्या गिफ्ट लेके जाएं इस बात पे बहस करते हुए एंजॉय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों ही उसे पसंद नहीं करते। मिजरी को रियलाइज होता है कि वो सेरेना के अलावा किसी के साथ पहली बार फन कर रही है। नाउ डेवनपोर्ट के साथ डिनर पे वो अजीब तरह से पुराने डिजास्टरस वेयर और वैम्पायर यूनियंस के बारे में बात करते हैं। जब डेवनपोर्ट जेलाकास के लेडीज मैन होने और लोवे की मां को जानने के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है तो लोवे उस पर हमला करके उसे दीवार से पिन कर देता है। वो डेवनपोर्ट से पूछता है कि उसने जेलाकास को क्यों मरवाया, गार्ड्स को इग्नोर करते हुए जो उस पर बंदूक ताने हुए चिल्ला रहे होते हैं। डेवनपोर्ट कहता है कि जेलाकास जर्नलिस्ट से डेवनपोर्ट के गबन के बारे में बात कर रहा था, मतलब डेवनपोर्ट जो पैसे वैसे चुरा रहा था उन सब चीजों के बारे में। लोवे और मिजरी स्पेकुलेट करते हैं कि सेरेना को जेलाकास के थ्रू एना के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली। लोवे सजेस्ट करता है कि सेरेना ही जेलाकास को उसकी पोटेंशियल बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। वो सोचते हैं कि सेरेना कहीं छुपी हुई है, पर मिजरी ये मानने से इनकार कर देती है कि वो एक कहानी के लिए किसी बच्चे को खतरे में डालेगी। इसके बाद ये लोग वैम्पायर टेरिटरी में ओवेन से मिलने जाते हैं और मिजरी हैरान होती है कि वो उसे देखकर खुश है, मतलब ओवेन को देखकर, और वो यहाँ नोटिस करती है कि ओवेन अपने साथ एक वेयर औरत को लेके आया है। ये वेयर औरत और कोई नहीं बल्कि गाबी थी। जी हाँ दोस्तों, गाबी को देख के मिजरी नर्वस फील करती है और लोए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इस बात से चौंक जाती है क्योंकि उसे लोए से ऐसी नरमाहट की उम्मीद नहीं थी, खास करके उसकी मेट के सामने। ओवेन उनकी ऑब्वियस केमिस्ट्री पे उन्हें छेड़ता है। वो रिवील करता है कि सेरेना के घर के बाहर के सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ ब्रेक इन वाले दिन ही टैंपर किए गए थे। गैबी मिजरी को सरप्राइज करती है ये कह के कि उसे पता है कि क्या चल रहा है और वो उसके साथ सिंपैथाइज करती है। फिर ओवेन अपने पिता की काउंसिल सीट का हॉस्टाइल टेक ओवर करने का प्लान बताता है। इसका मतलब कि वो उन्हें मारने का प्लान कर रहा है। वो इसके लिए मिजरी का सपोर्ट मांगता और मिजरी खुद शॉक में थी, लेकिन उसके लिए डर भी रही थी। मिजरी को रियलाइज हो गया था कि ओवेन कितना ज्यादा सीरियस है और वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि ओवेन तो इस बात से भी काइंड ऑफ ड्रिवन है कि मिजरी के साथ कितना बुरा हुआ है। ओवेन मजबूत अलायंसेस बनाना चाहता है एंड सेम इज द केस विद लोवे। लोवे ओवेन को कहता है कि वो उसके जैसे आइडियाज वाले लीडर का स्वागत करेगा क्योंकि लोवे मिजरी के बाप हेनरी से नफरत करता है। लोवे बाद में गावी से चेक करता है जो कहती है कि सब अच्छा चल रहा है और वो अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। लोवे कॉन्वर्सेशन के दौरान बहुत कम इमोशन या इंटरेस्ट दिखाता है। अब इस पॉइंट पे अचानक से मिजरी को सब कुछ साफ हो जाता है और उसे चुपके से एहसास होता है कि गैबी असल में लोवे की मेट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये डेवनपोर्ट का एक झूठ था। खैर तो इसके बाद लोवे मिजरी के ह्यूमन अपार्टमेंट में रुकते हैं। वो इस बात से ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि वहां कितनी ज्यादा मिजरी की स्मेल है। मिजरी पूछती है कि गैबी को कोलैटरल क्यों चुना गया और लोवे कहता है कि उसने खुद ऑफर किया था। मिजरी लोवे को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि अगर गाबी उसकी मेट नहीं है तो क्या वो खुद उसकी मेट है, मतलब क्या मिजरी उसकी मेट है। वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है और कहती है कि उसे लगता है कि लोवे उसका मेट है। और अचानक लोवे एकदम बंद हो जाता है, मतलब क्लोजअप हो जाता है और उससे कहता है कि उसने गलत मतलब निकाला है कि वो कैसा फील करता है और उन्हें शायद अब अलग रहना चाहिए। लोवे कहता है कि वो किसी को भेज देगा मिजरी को पिक करने के लिए। मिजरी उसके बदले हुए बिहेवियर से टूट जाती है क्योंकि उसे लगा था कि लोवे भी उसे पसंद करता है। आखिर में मिक उसे पिक करता है और घर ले जाने के बजाय उसे कुछ इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो बेहोश होती है मिक कहता है मुझे माफ कर देना। मतलब कहानी में आ गया है एक ट्विस्ट। नाउ जब मिजरी को हल्का हल्का होश आता है तो उसे ऐसा लगता है मानो सेरेना उसे उठा रही है, मतलब सेरेना उसे इसी तरह से झकझोर के उठाया करती थी। एंड वाकई में वो एक कमरे में सेरेना के साथ थी। जी हाँ दोस्तों, सेरेना इस कमरे में बंद थी, वो भी 3 महीने से ज्यादा से। हालांकि सेरेना को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है। मिजरी सोचती है कि मिक चुपके से एमरी के लिए काम कर रहा है और वो वेयर टेरिटरी में है। तो हाँ, मिजरी और सेरेना मिल चुके हैं और यहाँ दोनों बात करते हैं, जहाँ मिजरी सेरेना को अपनी शादी और कैसे सेरेना की स्टोरी उसके किडनैपिंग का कारण बनी ये सब कुछ बताती है। सेरेना मिजरी को एक गार्ड को अपने वश में करने की कोशिश करने के लिए मनाती है। मिजरी कोशिश करती है पर गार्ड गुस्से में आ जाता है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो सेरेना उसका हाथ पकड़ती है और उसकी उंगली तोड़ देती है और धमकी देती है कि अगर तुमने हमें बाहर नहीं जाने दिया तो हम और भी बुरा करेंगे। और टॉर्चर वगैरह के बाद वो उन्हें फाइनली बाहर जाने देता है और वो उसे अंदर बंद कर देती हैं। जब वो बाहर जाती है तो अचानक मिजरी को समझ आता है कि वो कहाँ है। ये लोग एक्चुअली में द नेस्ट में थे, यानी कि मिजरी के पिता के घर में। मिजरी कंफ्यूज हो जाती है कि वेयर गार्ड्स वैम्पायर टेरिटरी में क्यों हैं और तभी वानिया, जो कि उसके पिता की हेड गार्ड है, वो उन्हें ढूंढ लेती है। वानिया उसके गार्ड्स उन्हें मिजरी के पिता हेनरी के पास ले जाते हैं। मिक वहां हेनरी के पीछे शर्मिंदा खड़ा होता है। जब मिजरी मिक से पूछती है कि उसने लोए को धोखा क्यों दिया तो मिक कहता है कि हेनरी ने उसके बेटे को बंधक बना रखा है, इसलिए मिक को मजबूरन हेनरी की बात माननी पड़ रही है। हेनरी मिजरी को ताना मारता है कि उसने बड़ी पिक्चर नहीं देखी और पूछता है क्या उसे पता है कि उसने सेरेना को क्यों नहीं मारा। वो रिवील करता है कि सेरेना हाफ वेयर हाफ ह्यूमन है।
ह्यूमन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेरेना भी बिल्कुल एना की तरह है और वो उस पर नजर रखना चाहता था और इसीलिए उसने उसे मिजरी के साथ रखा था। अब इस पॉइंट पे सेरेना भी मिजरी से कन्फेस करती है कि वाकई में वो हाफ वेयर है। हालांकि उसे भी अपनी लाइफ के बारे में हाल ही में पता चला था, तो इसलिए सेरेना अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर दी थी और उससे मिला थॉमस जलाकास, जो कि खुद सेरेना को ढूंढने में इंटरेस्टेड हो गया था। हेनरी ने डेवनपोर्ट को हिप्नोटाइज किया था ये सोचने के लिए कि जलाकास को मारना जरूरी है और एमरी और उसके लॉयलिस्ट्स हेनरी के लिए एना को लेने की कोशिश में अच्छे खबर थे। हेनरी कहता है कि सेरेना और एना जैसे लोग खतरनाक है। वो अलग बात है कि ये लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन ऐसे लोगों के कारण दो गुटों के बीच में एकता आ जाती है। ये लोग एकता के प्रतीक बन जाएंगे, मतलब वेयरवुल्फ्स और ह्यूमन साथ में आ जाएंगे तो वैम्पायर्स के साथ गलत होगा, जो कि ऑलरेडी कम है संख्या में। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ मेन विलन हेनरी है और वही सब चाल रचा था और उसकी रीजनिंग भी आपको समझ आ गई होगी। अभी अचानक लोवे हथकड़ियों में गार्ड्स और ओवेन द्वारा अंदर लाया जाता है, मतलब लोवे भी कैप्चर हो चुका है। यहाँ मिजरी अपने भाई के कारनामे देखकर दहशत में कंफ्यूज हो जाती है। हेनरी कहता है कि मिजरी की उपयोगिता जारी है क्योंकि अब उसे पता है कि एना को लोवे से कैसे हासिल करना है। उसने सुना है कि मेट को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए उसने पहले ही मिजरी को जहर देकर लोवे से तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो बच गई। इससे हम समझ पाते हैं कि हेनरी अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, जहर तक दिया था। सेरेना मिजरी से उनकी बनाई हुई लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि हेनरी एक बात को लेकर गलत है, और वो इस बात को लेकर गलत है कि सेरेना हाफ वेयर होते हुए भी शिफ्ट कर सकती है, मतलब कि वुल्फ बन सकती है। खैर, तो इस पॉइंट पे भले ही लोवे मिजरी से लड़ा था, वो कहती है कि वो उसकी लाइफ में हुई सबसे अच्छी चीज है और चुपके से ये भी बता देती है कि एना की चिंता तब तक सुलझ जाएगी जब तक वो अपने 20s में होगी। लोवे उसके गुप्त शब्दों को समझ जाता है और सेरेना की शिफ्ट करने की क्षमता की तरफ इशारा करते हुए उसी समय एक इशारे पे ओवेन लोवे की बंदिशें खोल देता है और इसके बाद लोवे और सेरेना शिफ्ट करते हैं और कमरे में रहे वैम्पायर्स को फाड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब दोस्तों, ओवेन धोखा नहीं दिया, वो यहाँ डबल क्रॉस कर रहा था, अपने ही साइड है। तो बुरे वैम्पायर्स को खत्म करने और कुछ और को बंधक बनाने के बाद वो जीत जाते हैं। बेसिकली ओवेन ने उनके जाने के 1 घंटे बाद लोवे को फोन किया था क्योंकि उन्हें मिक के सेरेना के अपार्टमेंट में घुसने की फुटेज मिली थी। लोवे मिजरी के किडनैप होने की बात को जानकर टूट गया था और ओवेन ही ये रेस्क्यू प्लान ऑफर किया था क्योंकि ओवेन को शक होने लगा था कि उसका बाप हेनरी जो है वही गलत काम कर रहा है। फाइट के बाद जब ये लोग हेनरी से पूछताछ करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हेनरी कहता है कि उसे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। ओवेन कहता है कि वो हेनरी की पूरी विरासत को खत्म करने का इरादा रखता है। मिजरी आखिरी शब्द कहने से मना कर देती है और हैरान होती है जब ओवेन और लोवे सजेस्ट करते हैं कि वो काउंसिल में अपने पिता की जगह लेने की कोशिश करे। वो कहते हैं कि वो ये नहीं मानना चाहते कि ओवेन ही सक्सेसर है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप था। मिजरी यहाँ मना कर देती है और मिक और उसके बेटे के बारे में पूछती है। वो मिक के बेटे को ढूंढ रहे हैं और मिक के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया जाता, मतलब उसके साथ क्या किया जाएगा। और हाँ, एना सुरक्षित है। मिजरी पूछना चाहती है क्या वो सच में लोवे की मेट है, पर ओवेन के सामने नहीं पूछ पाती क्योंकि उसे पहले ही एक बार रिजेक्शन मिल चुका था। लोवे पूछता है कि वो अपने पिता के साथ क्या करना चाहती है और वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। सेरेना भी यहाँ कन्फेस करती है कि वो मिजरी को अपने हाफ वेयर होने के बारे में बताने से डर रही थी। जब वो 3 महीना बंद थी तो उसने प्रैक्टिस शुरू किया था कि मतलब वो शिफ्ट कर पाए, और तभी तो एन मौके पे वो शिफ्ट कर पाई। और इस पॉइंट पे मिजरी और सेरेना ये दोनों भी आपस में सुलह कर लेते हैं। अब अगले कुछ दिनों में मिजरी अपना सारा टाइम सेरेना के साथ बिताती है, जो अपनी नई पहचान के साथ एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रही है। मिजरी लोवे से पूछने जाती है कि क्या सेरेना वेयर्स के टाइम बिता सकती है, और तब उसे पता चलता है कि लोवे तो यहाँ से चला गया है। ओवेन उसे बताता है कि काउंसिल कोलैटरल्स पे वोट करने वाले हैं और कि मिजरी और गैबी को शायद अब सर्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि पूरे कोलैटरल सिस्टम को ही हटा दिया जाएगा। वो पूछता है कि क्या मिजरी अब भी लोवे के साथ रहना चाहती है, एंड हम जानते हैं कि मिजरी तो चाहती है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि क्या लोवे भी ऐसा चाहता है। बट स्टिल मिजरी डिसाइड्स कि वो एक बार और जाकर खुद से लोवे से इस बारे में पूछेगी और सेरेना को भी वेयर के टेरिटरी में ले जाएगी। तो हाँ, ऐसे में मिजरी सेरेना को जूनो के पास छोड़ती है जो सेरेना को ट्रांजिशन में हेल्प कर रही है। फिर मिजरी लोवे के घर जाती है। लोवे उसे देखकर खुश लगता है, पर वो सावधान रहती है और पूछती है कि क्या वो ट्रेसपास कर रही है। इस पे लोवे कहता है कि ये घर मिजरी का भी है और मिजरी को कोई भी इजाजत पूछने की जरूरत नहीं। उसे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला और कहा कि वो मैटर नहीं करती। वो जानना चाहती है क्या वो सच में उसकी मेट है, क्या वो मैटर करती है। इस पे लोवे कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि मिजरी खुश रहे। उसे लगा कि सिर्फ इसलिए कि वो उसकी मेट है उसे मजबूरन उसे पसंद करना पड़ेगा, और वो उसके लिए ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि पूरी जिंदगी उसे दूसरों के लिए जीने पे मजबूर किया गया है। वो यहाँ लोवे को समझने की कोशिश करती है और फाइनली कहती है कि वो लोवे से प्यार करती है, और भले ही लोवे उससे प्यार न करे लेकिन वो रुकने का प्लान कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एना की लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है और झील के पास रहना चाहती
चाहती है क्योंकि उसे ये पैक, मतलब जो ये वेयर्स का पैक है, वो पसंद आने लगा है। ये सुनकर लोए बहुत खुश होता है और खिड़कियां बदलने पे जोर देता है ताकि सूरज से मिजरी को प्रॉब्लम ना हो। मतलब दोस्तों, लोए भी मिजरी से एक्चुअली में प्यार करता है। वो जो कुछ भी बोला था वो बस मिजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। मिजरी उसे कहती है कि शायद वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, पर वो फिर भी उसे चुन रही है। आखिर में लोए हिम्मत करके मिजरी को अपना मेट कहता है और मिजरी भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है। मतलब दोनों के बीच सुलह हो गया है और दोनों साथ में रहने वाले हैं। खुशी से दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अब बुक के एपिलॉग में लोए और मिजरी एना का कमरा सजा रहे होते हैं। लोए मिजरी के लिए जो कुछ भी इमोशंस फील करता है वो अब उन्हें पूरी तरह से अपना रहा है और वो नोटिस करती है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो पहले नाखुश नहीं था पर अब वो सच में बहुत खुश है। वहीं एना कोएन के साथ आती है। जब कोएन सेरेना को देखता है वो एकदम जम जाता है, जिससे हम व्यूअर्स के मन में एक थॉट आता है कि शायद वही सेरेना का असली बाप हो सकता है और इसी पॉइंट पे नोवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्राइड नोवेल की पूरी कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ये कहानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ कुछ और एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है सिवाय एंड के एक ट्विस्ट से जो कि एना के फादर कौन है इसको लेके आया है। तो जो भी आप सोचते हैं कमेंट्स में लिख दीजिएगा और आप ऐसा क्यों सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा। ना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।